ये अब तक का 7वां मर्डर है सर। हमें इटली से भी खबरें मिली हैं, उन लड़कियों के जिस्म पर भी ऐसे ही काले निशान पाए गए हैं जैसे हमें यहाँ की लड़कियों की लाशों पर से मिले हैं। उनके जिस्म को बुरी तरह टॉर्चर किया गया है। उसके बाद कोई ऐसा केमिकल उनके जिस्म में एंटर किया गया है जिससे उनकी मौत वाकई हुई। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। 35 साल का यंग मेजर दानिश अपने सीनियर ऑफिसर को पूरी डिटेल देता परेशानी से बोला। जाहिर है मेजर दानिश, ये दुश्मनों की कोई नई तरकीब है, अब लोगों को मौत के घाट उतारने की। वो कोई ऐसा केमिकल क्रिएट कर रहे हैं जो लड़कियों और औरतों को तबाह कर सके। कर्नल तालिब गुस्से से बोले। राइट सर, ऐसा ही है। ये लोग मुख्तलिफ लड़कियों को उठाकर उनके साथ इस तरह कर रहे हैं। और ऐसी लड़कियां जो पढ़ने के लिए अपने घरों से दूर आई हैं, या वो जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करती हैं, ये इन्हीं लड़कियों को टारगेट कर रही हैं। दानिश माथे पर गहरे बल पटकते बोला। तो ठीक है फिर, अपनी सबसे काबिल ऑफिसर को ये केस दो। कर्नल हंकारा भरते बोले। सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का एक ही होनहार, काबिल, खतरनाक और होशियार इंसान है जो इस केस को हल करते दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है, और वो है मेजर सरखान तालिब, जो इस वक्त भी एक मिशन पर है। दानिश के बोलने पर कर्नल के लब मुस्कुरा उठे। उन्हें अपने अकलौते काबिल बेटे पर फख्र था। वो जितना खतरनाक और शातिर था, ये केस वो पल में हल कर सकता था। ठीक है, इससे राब्ता करने की कोशिश करो और पूछो वो कब तक मिशन खत्म करके यहाँ पहुंच रहा है। कर्नल ये कहते वहां से चले गई तो दानिश यस सर कहता अंदर की तरफ बढ़ गया। सर, वो भेड़िए के मास्क वाला यहाँ भी पहुंच गया। एक आदमी भाग कर आता सुरंगा के कदमों में खौफ से गिरता हांफती आवाज में बोला। सुरंगा, जो मजे से कांच की बोतल से वो महलूल अपने हल्क में उंडेल रहा था, आदमी की बात सुनता हैरान रह गया। क्या वो मौत का फरिश्ता यहाँ भी आ गया? जब से ईरान के हेडक्वार्टर से हमने वो न्यूक्लियर की फाइल चुराई है, ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गया। आखिर इसे हमारी सारी लोकेशन का पता कैसे चल जाता है? सुरंगा का आदमी अपने बॉस की बात सुनता बोला। सर, अभी तक हमने अपने सैकड़ों आदमी खो दिए हैं। कई अड्डे हमारे तबाह हो चुके हैं। अभी यहाँ भी आ गया, हम क्या करेंगे अब? सबको बोलो सिक्योरिटी टाइट कर दें। अब ये यहाँ आ गया है तो बचकर नहीं जाएगा। सरंगा अपनी गंभीर आवाज में बोला तो उसका आदमी फौरन से सर हिलाता दौड़ा। इस आइलैंड पर हर तरफ दहशतगर्द फैल गए। आहिस्ता आहिस्ता दिन कटने लगा और सुबह से शाम हो गई। सूरज अब डूबने के करीब था। घने दरख्तों ने हर तरफ अंधेरा फैलाना शुरू कर दिया। जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। तभी दहशतगर्दों के ग्रुप में एक आदमी रुकता हुआ दूसरे से बोला। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे पीछे है। रात के खौफ से इस मुल्क की आर्मी भी यहाँ आने का नहीं सोचती। जरूर कोई जानवर ही होगा। चल आगे चलते हैं। अभी वो बोलते आगे बढ़े ही थे कि जब उनमें से एक आदमी के माथे पर गोली आकर लगी। वो नीचे गिरता मर गया। तमाम दहशतगर्द घबराते चारों तरफ गोलियां चलाने लगी, लेकिन वो बेमकसद गोलियां बरसाते अपने रुक गए। क्यों? उनका हदफ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। लगता है वो आ गया, एक आदमी घबराते हुए बोला। तभी उसके गले में एक फंदा आटा उसे ऊपर खींच गया। वो आदमी अब हवा में अपने जोर जोर से हाथ पैर चला रहा था और खुद को बचाने के लिए फड़फड़ाने लगा। सबने घबरा कर ऊपर देखा तो एक 6 फुट 4 इंच के लंबे कद, चौड़े शाने, स्लिम सी कमर, सियाह फिटिंग के कपड़े, मुंह पर भेड़िए का मास्क लगाए, कमर पर तलवार और घुटनों पर बंदूक बांधे, वो बहुत हैंडसम नौजवान अचानक जंप करता उनके बीच आ गया और अपनी तेज धार तलवार निकालता पलक झपकते 2 आदमियों के सर काट गया। अभी बाकी के आदमी कोई एक्शन लेते, वो हवा की रफ्तार की तरह एक के सीने में चाकू उतारता, दूसरे आदमी के ही हाथ से गन चलाता, बाकी आदमियों को मौत के घाट उतार गया। जिस आदमी के हाथ में गन थी उसका खौफ से हाल बुरा हो गया। अब तेरा क्या होगा कालिया? भेड़िए के मास्क वाला उस आदमी को देखता बोला और उसके हाथ मोड़ कर उसकी गन से गर्दन से गोली चलाता सर तक सुराख कर गया। सुरंगा अपने सोफे पर बैठा बाहर हो रही खून खराबी से बिल्कुल अनजान था। उसकी आलीशान कॉटेज के इर्द गिर्द कई असलहा से लैस बॉडीगार्ड्स खड़े थे। तभी एक आदमी पसीने से शराबूर वहां आया तो सुरंगा की खून भरी आंखें उस पर ठहर गईं। बोलो, क्या खबर लाए हो? अब तक हमारे कई अनगिनत मेहनत आदमी मौत के घाट उतर चुके हैं। 3 चौकियां ब्लास्ट हैं। जो भी जा रहा है टुकड़ों में कट रहा है। खौफ इतना बैठ गया है कि कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उस आदमी की सांसें बुरी तरह थरथरा रही थी। मुझे लगता है ये आदमी इंटेलिजेंस का खुफिया कारिंदा है, जिसकी इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं है। कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ छुपता है, कुछ पता नहीं। इन बातों को सुनकर सुरंगा सोच में डूब गया। पॉलिटिशियन से पूछा,
क्योंकि इस चोरी में बहुत से मुल्कों के पॉलिटिशियन भी शामिल थे। नहीं बॉस, किसी को नहीं पता कि कौन है। हमने हर जगह उसकी मालूमात की। सुरंगा को अब सच में गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से दहाड़ा, जंगल में खुफिया दस्ता भेजो, कुछ भी हो जाए उसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। बॉस, अब तक जितने खुफिया दस्ते हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। वो बहुत ताकतवर है, चालाक, इंसानों को तो ऐसे काटता है जैसे कोई हैवान हो, जिसके दिल में ना तो कोई जज्बात है ना रहम, खूनखार भेड़िए जैसा। अभी वो बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से गोलियों के चलने और दर्द से कराहने की कई आवाजें आने लगी। ये क्या हो रहा है, फौरन जाकर देखो, सुरंगा घबरा कर बोला। वो आदमी तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा। उसने जैसे दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो सब गार्ड्स की लाशें जमीन पर गिरी थीं। वो आदमी खौफ से अंदर की तरफ भागा। तभी उसके सर पर एक गोली आकर लगी और वो वहीं गिर गया। सुरंगा ने डर कर जल्दी से अपनी बंदूक उठा ली और खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां उसके तमाम आदमी मर चुके थे। तभी एक लंबा, बहुत ही हैंडसम नौजवान मुंह पर मास्क लगाए उसके सामने आ खड़ा हुआ। सुरंगा को लगा जैसे वो इंसान नहीं, मौत हो, खौफनाक मौत। उसकी पैंट डर से गीली हो गई, बंदूक हाथ से छूट गई। तो तुम कौन हो? सुरंगा की आवाज खौफ से कांप रही थी। जब वो मास्क मैन एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा और तू उसका सही जवाब देगा, नहीं तो। उसकी आवाज में मौत की सी यलगार थी। तभी उस मास्क मैन ने चाकू उसकी पाँव में घुसा दिया, जिससे सुरंगा की दर्द भरी आवाज हर तरफ गूंजने लगी। बता, वो फाइल कहाँ है? मास्क मैन कान के पास फुंकारता, चाकू को गोश्त के अंदर से ही काटता ऊपर कर रहा था। मैं बताता हूँ, मुझे मत मारो, सरंगा दर्द से तड़पता हुआ चिल्लाया। जल्दी बोल, मास्क मैन चाकू खींचता हुआ बोला तो सरंगा की दर्द भरी चीख निकली और उसने फाइल कहाँ रखी है उसे बता दिया। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, सरंगा पीछे हटते बोला। जा, छोड़ दिया। मास्क मैन ने इतना कहा और अपनी तलवार चलाते उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। हर तरफ खून ही खून बिखर गया। मास्क मैन ने फाइल ली और बहुत खामोशी से इंसानों की कटी लाशों के बीच से निकलता किसी को फोन मिलाने लगा। हेलो, मिशन कंप्लीट, फौरन से चॉपर भेजो। मैंने इस पूरे आइलैंड पर बॉम्ब फिट कर दिए हैं। यहाँ से निकलते ही पूरा आइलैंड का नामो निशान तक मिट जाएगा। अपनी सर्द और दहशतजदा आवाज में बोला तो सामने से जैसे कोई खुशी से झूम उठा। वाह मेरे शेर, तूने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। तूने साबित कर दिया कि जो किसी मुल्क की एजेंसी आर्मी नहीं कर सकती वो हमारा मास्क मैन अकेले कर देता है। मैं अभी चॉपर भेजता हूँ। ये कहती फोन कट हो गया। तभी हवा में एक बड़ा सा चॉपर उड़ता हुआ नजर आया। मास्क मैन भागकर उस चॉपर से लटकती रस्सी को पकड़ते बड़ी महारत से ऊपर चढ़ने लगा कि तभी उस जजीरे के मुख्तलिफ जगहों पर धमाके होने लगे और देखते ही देखते वो जजीरा पल में समंदर में गुम हो गया। मेरा बेटा, मेरी जान, फुल ब्लैक यूनिफॉर्म में निहायत हैंडसम नजर आता। वो रोब से चलकर जैसे सामने से आया तो कर्नल खुशी से उठते उसे अपनी मजबूत बाहों में भर गए। तुमने मेरा सर हमेशा की तरह फख्र से ऊंचा कर दिया। तुमने हमेशा मुश्किल से मुश्किल मिशन को जीतकर ये साबित किया है कि तुम मेरी बेटी हो, इस वतन पर कुर्बान होने वाले एक ऐसे जानबाज सिपाही जिसकी कोई पहचान, कोई जिंदगी की कीमत नहीं होती। वो अंधेरों में छुपे राज की तरह होता है, लेकिन उसका हौसला और इरादे इतने बुलंद होते हैं कि उन्हें बड़ी से बड़ा तूफान भी ढेर नहीं कर सकता। वो नम आंखों से उसका चौड़ा सीना थपथपाते हुए एक जज्बे से बोली, मुझे किसी खराजी तहसीन या मेडल इनाम या लोगों की वाहवाह की ज़रूरत भी नहीं है। बाबा, आपको मुझ पर मान है, मेरे लिए यही इनाम है। मैंने कसम खाई थी इस फील्ड में आने से पहले कि अपनी पहचान छुपाकर एक ऐसा किरदार बनकर उभरूंगा कि बड़े से बड़ा क्रिमिनल, दहशतगर्द और वतन को खाने वाले गधों के लिए इबरत बनूंगा, और यही मेरी जिंदगी का मकसद होगा। वो सर उठा के अपनी चट्टानी लहजे में बोला, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए एक और मिशन है। जब वो उससे बातें करते आगे बढ़े, वो उन्हें गौर से देखने लगा। हाँ, और फिर कर्नल तालिब ने इसे इस केस की तमाम बारीकियां खोलकर बता दी। ठीक है, मैं कल ही इस केस पर काम शुरू करता हूँ, ये कहता वो पलट कर जाने लगा। अरे यार, 8 दिन की लंबी थका देने वाले खूनी मिशन से वापस आई हो, 1-2 दिन तो आराम कर ले। नहीं बाबा, मैं आराम के लिए फ़र्ज नहीं अपनाया, ये कहता वो लंबी लंबी डग भरता सीढ़ियाँ में चला गया। तो कर्नल उसकी चौड़ी पीठ को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी। ऐसा मजबूत, ताकतवर, सख्त जान शायद ही पूरी आर्मी में कोई था जो उसके मुकाबले पर खड़ा होता। मास्क मैन, जिसे सख्त से सख्त और ऐसे मिशन दिए जाते थे जिसमें जिंदगी के 20% और मौत के 80% चांस होती थी, जो किसी एजेंसी के बस से बाहर होते, तब वहां मास्क मैन इस मिशन को पूरा करता, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था।
सिवाय चंद लोगों के। वो एक राज था, मौत का राज। उसे खास दहशतगर्दों, इंटेलिजेंस, अंडरवर्ल्ड के बड़े और खतरनाक लीडरों का शिकार करने की खास ट्रेनिंग दी गई थी। वो डार्क वर्ल्ड का बेरहम और सफाक शिकारी था, जो जबान से ज्यादा लोगों की हड्डियां तोड़ने और उनके जिस्म के हिस्से काटने में हाथों का इस्तेमाल करता था। उसने अब तक कई लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। उसे लड़ाई के 24 आर्ट्स में खास महारत हासिल थी। जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, कंगफू, न जाने कितनी लड़ाइयों में वो परफेक्ट था। वो महज 11 साल का था जब उसे खास तरबियत के लिए चुना गया था, और अब वो पूरी तरह मैदान में शिकार करने के लिए उतर चुका था। उसकी इटली की फ्लाइट में भी आधा घंटा था जब वो एयरपोर्ट के स्टोर का दरवाज़ा खोलता तेजी से अंदर आया। तभी कोई बाहर की तरफ निकलता बुरी तरह उससे टकराया, जिससे सामने वाले के हाथ में पकड़ी जाने वाली गर्म कॉफ़ी उसके सीने को बुरी तरह जला गई। अरे नज़र नहीं आता, इतनी किस बात की जल्दी है? सारी मेरी कॉफ़ी गिरा दी, आ मेरा हाथ, कैसे लोग हैं? वो गुस्से से दबी आवाज़ में बोली। आई एम सो सॉरी मैम, गलती मेरी थी, मैं देख नहीं सका। वो शर्मिंदा सा नजर आता माजरत करने लगा। सामने वाले ने जब सी अपनी सिल्वर आंखों में ढेरों गुस्सा लिए एक पल उसे घूर कर देखा और सर झटकती आगे बढ़ गई। सारा मूड खराब कर दिया। वो हल्का सा बड़बड़ाई थी, जिसे उसने बखूबी सुनते हुए अफसोस से आंखें बंद कर ली। लानत हो तुझ पर सरहान, पहली बार किसी मुहतरमा के हाथों तेरी खूब इज्जत अफजाई हुई, वो भी तेरी जल्दबाजी की वजह से। खुद को दिल में कोसता वो आगे बढ़ गया। नहीं दादू यार, अभी फ्लाइट को आधा घंटा पड़ा है, नींद से आंखें इतनी दर्द कर रही हैं मत पूछें। ये रातों की फ्लाइट तभी मुझे जहर लगती है, सारा सुकून तबाह हो जाता है। नींद और सुस्ती को दूर करने के लिए सोचा कि कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो भी किसी की मेहरबानी से ज़ाया हो गई। एक बार फिर कॉफ़ी के बर्बाद होने को याद करती वो दुखी हुई थी। मेरी बच्ची, काश इस वक्त तुम घर पर होती, मैं तुम्हें मज़ेदार कॉफ़ी के साथ गर्म पकौड़े भी बनाकर खिलाती। खैर, अब क्या कर सकते हैं, दादी मोहब्बत से बोली तो वो भी हल्का सा हंसती। बाबा ठीक है, वो सो गए? बड़े बड़े जहाज़ों को शीशे के पार देखती वो बोली। हाँ, बड़ी मुश्किल से सुलाया है तेरे बाप को, परेशान हो रहा था तेरे लिए। मैंने कहा, अरे बच्ची थोड़ी है, हार्ट सर्जन है, पहली बार थोड़ी मुल्क से बाहर जा रही है, बहुत बहादुर और दलेर है मेरी गुड़िया। दादी एक बार फिर शुरू हो गई थी। उस वक्त उनकी यही बातें जिंदगी जीने का एहसास दिलाती थी। वो मुस्कुरा दी और उनसे इजाज़त लेती अपनी सीट पर आकर बैठी ही थी जब एक कॉफ़ी का कप उसकी आंखों के सामने लहराया। उसने हैरत से सर उठाया तो वही नौजवान, लंबा और काफ़ी हैंडसम लड़का, सर पर पी कैप और कांधे पर बैग डाले, हाथ में कॉफ़ी पकड़े उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। माजरत करने का इससे बेहतरीन मौका मुझे कोई नहीं लगा, इसीलिए मैं आपके लिए कॉफ़ी लाया हूँ। प्लीज़, ये मेरी तरफ से एक माजरत का छोटा सा नजराना है, कबूल कर लें। वो मुअद्दब अंदाज में बोलता अभी तक कॉफ़ी पकड़े खड़ा था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं थी, आप शर्मिंदा ना हो। बिना कॉफ़ी लिए वो बोलती किताब खोलने लगी। लेकिन मैं 2 कॉफ़ी लाया हूँ, अगर आपने ये ना पी तो ज़ाया हो जाएगी। प्लीज़ आप इसे पी लें, वरना मुझे लगेगा आपने मुझे माफ़ नहीं किया। उसवा ने गहरा सांस लिया। वो सच में शर्मिंदा था, उसे भी अब बुरा लगा। तभी कॉफ़ी उसके हाथ से लेती वो रिलैक्स अंदाज में बैठ गई। सिरहान भी अपनी कॉफ़ी पकड़े उसके बिल्कुल पीछे सीट पर बैठता मोबाइल निकाल कर देखने लगा। तभी उसवा अपने लंबे बाल समेटती सीट के पीछे डालती टेक लगा गई और मज़े से कॉफ़ी पीते किताब पढ़ने लगी। लेकिन सिरहान का दिल तो लंबे घने ज़मीन को छूते उसके बालों को देखकर धक से रह गया। आज से पहले उसने कब इन चीज़ों पर तवज्जो दी थी, लेकिन उसके लंबे खूबसूरत बालों को देखकर सिरहान का दिल पहली बार धड़का। उसका हाथ बेख्तियार आगे बढ़ता उसके मुलायम बालों को आहिस्ता से छू गया। बहुत सॉफ्ट और शाइन करते उसके बाल, जिस पर सरहान की उंगलियां फिसलती जा रही थीं। वो तो उस पल किसी और ही जहानों की सैर करने निकल पड़ा। उसने एहतियात से जमीन को छूते बालों के नीचे अपना बैग रख दिया। पता नहीं क्यों जमीन पर उसके बालों को देखना उसे अच्छा नहीं लगा। उसके हाथ बालों की एक एक लट को उंगलियों पर लपेटते दिल को गुदगुदा सा रही थी। बालों को अपनी मुट्ठी में भरता वो नाक के करीब करके अब उसकी खुशबू आंखें बंद किए अपनी सांसों में उतारने लगा। और सरहान, जिसे मोहब्बत, जज्बात, एहसास, नामों के मतलब से भी दूर दूर तक वाकफियत नहीं थी, वो दिल हारा भी तो उसके हसीन बालों पर। रिपंजल उसके लबों से फिसला। पल में आंखें खुमार से झुक गईं। हाथ में पकड़ी कॉफ़ी ठंडी हो गई और वो बिल्कुल भूल गया कि इस वक्त वो यहाँ क्या कर रहा था। ये कैसा अनोखा जज्बा था, कैसे एहसासात थे,
दिल क्यों धड़क रहा था? आज से पहले तो कभी किसी लड़की को देखकर यूं मदहोशी नहीं छाई थी, तो अब कितनी ही हसीन मांग उसे एक नज़र देखने के बाद उसके इश्क में गिरफ्तार हुई थी। वो जानता था, लेकिन कभी किसी औरत के लिए उसका पत्थर दिल मजाल है जो अपनी जगह से हिला भी हो। और फिर उसे मोहब्बत हुई भी, तो एक अजीब अंदाज में। लेकिन जब हुई तो बेपनाह, बेहिसाब हुई। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। उसवा अपना सामान उठाती खड़ी हुई और आगे बढ़ गई। सिरहान, जो पूरी तरह उन लम्हात के कदम की कैद में जकड़ा बैठा था, झटके से होश में आकर इर्द गिर्द देखने लगा जहां वो लड़की चलते हुए दिखाई दी। गई भैंस पानी में। सिरहान किससे मोहब्बत कर बैठा? ना अता पता मालूम है और ना ही नाम। वो तेजी से उठता उसकी तरफ लपका। सर प्लीज रुके, हमें चेक करने दी। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकता बोला तो सिरहान ने निहायत गुस्से से उसे देखा। अगर वो गई और फिर ना मिली तो तेरा इनकाउंटर करूंगा। सरहान डांट पीसता पुलिस ऑफिसर को घूर रहा था। सारे मराहिल से गुजरने के बाद वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उसका दिल किया पूरे जहान को आग लगा दे। तभी उसकी नजर दूर उसके लंबे बालों पर गई। सरहान का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। चेहरे पर कई खूबसूरत रंग लिए वो तेजी से उसके करीब चला गया। इत्तफाक से दोनों की सीट साथ थी। हाय! उसवा सामान रखती सीट पर बैठती उसे हैरानी से देखने लगी, जो मुस्कुराकर उसी के साथ बैठ रहा था। उसके गालों के डिंपल बहुत गहरे और खूबसूरत थे। आप भी इसी फ्लाइट में हैं? वो हैरानी से बोली। कुदरत का हसीन और खूबसूरत इत्तफाक। मेरी पूरी जिंदगी में आज ही एक साथ दो खूबसूरत और हैरान कुन इत्तफाक हुए। शायद ये रब की तरफ से कोई बहुत बड़ा साइन है। वो गहरे लफ्जों में बोला, जो उसवा के सर से गुजर गया। मुझे यकीन है आपके साथ जिंदगी का ये खूबसूरत सफर बहुत यादगार और हसीन रहेगा। वो उसकी सिल्वर खूबसूरत आंखों में देखता जैसे खो गया। उसे इतराफ करना पड़ा, रपुंजल के बालों के साथ उसकी आंखें भी बेपनाह हसीन थी, झील जैसी साफ और शफाफ, सिल्वर चमकती हुई। सरहान ने जल्दी से अपने दिल को पकड़ा। या अल्लाह, ये जानलेवा मोहब्बत इतनी खतरनाक होती है? वो खुद से बड़बड़ाया। उसवा उसकी बेसरोपा बातें सुनकर ही हैरान थी। आप कहाँ जा रही हैं वैसे? अब वो बातों को टूल देने लगा। मैं कनाडा जा रही हूँ। यहाँ से मेरी फ़्लाइट इटली जाएगी, फिर वहाँ से कनाडा के लिए मुझे दूसरी फ़्लाइट लेनी है। वो मुख्तसर बोलती अपना तकिया सेट करने लगी ताकि कुछ देर दिमाग को सुकून दे सके। आप सोने लगी हैं? जिंदगी में पहली बार सिरहान किसी सनफे नाजुक से बात करते तड़प रहा था, वो भी बेसरोपा, जिसका ना कोई सर ना पैर। लेकिन वो सनफे नाजुक तो नहीं रही थी। वक्त के बहुत कम हिस्से में वो उसके दिल की दुनिया उलट पलट करती उसके दिल की मलका बन बैठी थी। जाहिर है लोग रात में सोती हैं, आराम करती हैं। अब उसकी फजूल बातों से आजिज आने लगी थी। नहीं, रात और भी बहुत से कामों के लिए है, जैसे आबादी बढ़ाना। उसकी जबान फिसली, क्या उस्मा की आंखें हैरत से बड़ी। मेरा मतलब है रात भर जाग कर अपने वतन की हिफाजत करना, उन लोगों को दुश्मनों से बचाना। कुछ तो रातों में अपनी जान की बाजी लगाकर दहशतगर्दों का खात्मा करती हैं, बल्कि वो तो कई कई दिन भूखे और नींद की नेमत से भी महरूम रहती हैं। उसके इतने लंबे लेक्चर पर उसवा कुछ रिलैक्स हुई। वैसे आप क्या करती हैं? अब की सिरहान की जबान को पूरी तरह काबू करते कहा, जो बार बार फिसल रही थी। ये भी उसकी कुर्बत की खमारी और मोहब्बत का ही नशा था जो सरहान जैसे बंदे का ईमान खराब कर रहा था, वरना इससे ऐसी हमाकत की तवक्को करना नामुमकिन था। मैं एक डॉक्टर हूँ, हार्ट सर्जन, वो आहिस्ता से बोली। वाओ, मैं तो समझा आप कोई कॉलेज गर्ल हैं। इतनी छोटी सी होकर हार्ट सर्जन? यकीन नहीं होता। मुझे भी आपसे अपने दिल का इलाज करवाना है। जबान कमबख्त फिर से फिसली। जी? उसवा की सिल्वर आंखें फटी। ओ, मेरा मतलब है, मेरे दिल में भी अजीब सा दर्द उठ रहा है, मीठा मीठा सा। वो आपके बोलता जबान दांतों के बीच दबा गया। आपको दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, वो संजीदगी से बोली। मजाक अच्छा करती हैं आप। जी नहीं, मैं संजीदा हूँ, रफ लहजे में कहती वो किताब खोलकर पढ़ने लगी। मेरा नाम सरहान है, पाकिस्तान से हूँ। उसकी खुद पर से हटती तवज्जो देख वो जल्दी से बोला। आपका नाम? उसकी चमकती आंखें उसवा पर ही जम गई थी। उसवा शहरम। उसवा ने जोर से किताब बंद करते कहा। मतलब उसने आज पूरा सफर उसवा का बर्बाद करना था। तभी एयर होस्टेस फ्लाइट सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट करने लगी। उसवा, आप बिल्कुल मत डरिएगा, मैं हूं आपके पास, कुछ नहीं होगा।
अगर ज़्यादा डर लगी तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। सरहान दांतों की नुमाइश करता अपनी बड़ी सी हथेली उसके सामने फैला गया। अब उसवा को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल लगा। वो मुंह पर हाथ रखती खिलखिला कर हंसी। सीरियसली, आप बहुत फनी हैं। आपकी पर्सनैलिटी तो काफ़ी गुस्से वाली, घुमंडी और जल्लाद किस्म की लगती है, लेकिन आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है मुझे जहाज़ के उड़ने पर डर लगेगा? वो बज़ाहिर अब रिलैक्स होती हल्के फुल्के अंदाज में बोली। आपने सही अंदाज़ा लगाया, मैं असल ज़िंदगी में ऐसा ही हूँ। काफ़ी रूखा, फीका, सख्त बर्फ़ जैसा, जज्बात से दूर, कोई एहसास ना हो जिसमें। मुझे ऐसा स्पेशल अपने काम के लिए बनाया गया है। वो अब जाकर संजीदगी से गोया हुआ। अच्छा, ऐसा क्या काम करते हैं जिसमें आपको इतना बेरहम होना पड़ता है? वो ताज्जुब से बोली। वो मोटर मैकेनिक, पुरानी गाड़ियों की मरम्मत करना, हथौड़े मार मार। करेने ठीक करना, वो जल्दी से झूठ बोला। ओह अच्छा। वो मुस्कुराती उसे देखने लगी। तभी जहाज़ हवा में उड़ता आसमानों की सैर करने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? वो दोस्ताना लहजे में बोली। मैं इटली के एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। वो अब उससे हल्की फुल्की बातें कर रही थी। तभी कुछ देर बाद जहाज़ अजीब अंदाज में हिलने डोलने लगा। उस्वा ने तो नहीं, अलबत्ता सरहान ने बेसाख्ता उसका मुलायम हाथ जोर से थाम लिया। उस्वा एक पल को थम सी गई। उसका छोटा सा हाथ सरहान के मजबूत हाथ में कैद था। ये क्या हो रहा है? अल्लाह खैर करे। वो आगे पीछे देखता बोला, जहां सभी परेशान नजर आ रहे थे। प्लीज़ परेशान मत हो। जहाज़ में कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए जहाज़ जड्डा में लैंड करेगा। वहां सबको दूसरी फ्लाइट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे इंतज़ार करना होगा। माजरत के साथ आप सबको तकलीफ पहुंची। एयर होस्टेस की बात पर सबने शुक्र का सांस लिया। जब उस्वा ने सरहान को देखते अपने हाथ की तरफ इशारा किया, जहां उसने उस्वा का हाथ अपने हाथ में जकड़ा था। ओह सॉरी, मैं परेशान हो गया था। वो जल्दी से हाथ छोड़ता बोला। तो उस्वा मुंह फेर कर हंसी। वो काफ़ी दिलचस्प और मज़ेदार इंसान था। अब हम यहाँ 3 घंटे क्या करेंगे? जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते वो कोफ्त से बोली। लेकिन सरहान के चेहरे को उस वक्त चमक ही अलग थी। उसे तो ये 3 घंटे गोल्डन पल लगे जो उस्वा के साथ गुजारने वाला था। कोई नहीं यार, ऐसे मुंह मत लटकाएं। मैं वादा करता हूँ, ये 3 घंटे आपकी ज़िंदगी के यादगार लम्हे बनने वाले हैं। वो मुस्कुराकर बोलता उसका सामान पकड़े चलने लगा। खूबसूरत इत्तेफाक ही था कि उसकी सरहान से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फ्लाइट 3 घंटे लेट होने पर वो उसके साथ ही था। न जाने क्यों दिल इस अजनबी के संग खुद को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहा था। वो जैसे उस पर मुकम्मल भरोसा किए खुशदिली से बोली, ठीक है फिर मिस्टर मैकेनिक सरहान, देखते हैं। उसकी सम चलती चहक कर बोली। एयरपोर्ट से निकलते सीधा टैक्सी करते उस वक्त सड़कों पर घूमने लगे। हर तरफ अब भी अंधेरा ही था। वो जिद्दा के सबसे बड़े एक्वेरियम घर गए। उन्होंने वहाँ बहुत इंजॉय किया। एक दूसरे की तस्वीरें बनाई, फिर कुछ शॉपिंग की। उसके बाद सरहान ने उसे मज़ेदार खाने के साथ आइसक्रीम भी खिलाई। वो इतना इतना घूमी कि अब तो उसवा थक गई। बस सरहान, अब मुझसे और चला नहीं जाता, बैठ जाओ यार, तुम थकते नहीं हो। उसका हाथ खींचती फूली सांसों के बीच बोली। सरहान बहुत प्यार से उसके सुर्ख होते चेहरे और सिल्वर आंखों को देख रहा था। मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमने की एनर्जी रखता हूँ और तुम इतने में ही थक गई। वो जूम आईनी अंदाज में कहता हल्का सा हंस दिया। तुम बहुत अच्छे हो। पहली बार देखने से कोई भी डर कर तुमसे दूर भाग जाए। ऐसा नहीं है कि तुम बुरे नजर आते हो। तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत प्यारे, लेकिन काफ़ी हसील और सख्त मिजाज इंसान नजर आते हो। लेकिन तुम तो बहुत सॉफ्ट और क्यूट सी हो। वो साफ दिली से उसकी तारीफ करती उसे देखने के साथ सामने भी देख रही थी। उसके लंबे बाल हवा से उड़े उसके वजूद पर बिखरे हुए थे। सिरहान तो उसकी तरफ ब्लश करने लगा। लाइन मार रही हो? वो शर्माया। नहीं पागल, मैं सिर्फ तारीफ कर रही हूँ। आंखों में नाराजगी लेकिन होठों पर मुस्कुराहट लिए बोलती वो जोर से उसके कांधे पर मुक्का मार गई। सिरहान भी अब हंस दिया। जानता था उसके दिल में सिरहान को लेकर ऐसे कोई जज्बात नहीं। वो सिर्फ उसके लिए अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान है। कभी कभी हम एक स्पेशल पर्सन के लिए वैसे बन नहीं पाती जो दुनिया के लिए होती हैं, और उस इंसान के लिए एक सॉफ्ट सा कॉर्नर बन जाता है दिल में, जिसमें उसके लिए बेशुमार प्यार मेरा रब भर देता है। पता है क्यों? क्योंकि वो आपकी निस्फ रूह का आधा हिस्सा, दिमाग और पूरा दिल होता है। उससे आपकी रूह जुड़ी होती है और उसे देखते ही पहली नज़र में पता चल जाता है कि आसमानों पर दूर कहीं जब इस दुनिया की तख्लीक भी नहीं हुई थी, तब रब ने उस इंसान को आपके साथ जोड़ दिया था। और ये वही है आपकी सारी ज़िंदगी का हासिल।
फिर इंसान बदल जाता है, सिर्फ उस प्यारे इंसान के लिए। उसकी आंखों में देखता जज्ब से बोला। उस्वा तो उसे बस देखती ही रह गई। वो अंदर से समंदर की तरह गहरा था। क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? वो हैरानी से बोली तो सरहान की आंखें डम बखुद सी रह गईं। मतलब? मतलब? अब तक वो अपनी फीलिंग्स की नदियां जिसके लिए बहा रहा था, उसे खबर ही नहीं थी। वो तो इन 3 घंटों में उसके साथ शादी और बच्चों की प्लानिंग और बुढ़ापे तक साथ रहने की प्लानिंग तरतीब दे गया था, और उसे अभी तक यही नहीं पता चल सका कि वो उससे ही मोहब्बत करने लगा है। यानी वो 6.5 फुट का हट्टा कट्टा हैंडसम नौजवान कोई पागल था जो उसके पीछे बेवकूफ़ों की तरह जद्दा की सड़कों पर घूम रहा था। उसने जोर से हाथ सर पर मारा। क्या हुआ? उसके एक्सप्रेशंस देख, वो परेशान हुई। तुम सिर्फ नाम के दिल के डॉक्टर हो। उसकी मासूमियत पर हंसकर कहता वो सामने आसमान की तरफ देखने लगा, जहां सूरज की बहुत हल्की किरणें फूट रही थीं। 3 घंटे अब पूरे हो चुके हैं। वो लोग एयरपोर्ट आए तो तमाम मुसाफिर नींद से ऊँघते जहाज की तरफ बढ़ रहे थे। वो भी अपनी सीट पर आते बैठ गए। उस्वा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीट पर बैठते ही सो गई। सरहान ने मोहब्बत मगर उदास भरी नज़रों से उसे देखा। ये आखिरी पल थे जब इटली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनके रास्ते अलग हो जानी थी। उसके दूर चले जाने का सोचकर सरहान का दिल बहुत उदास हो गया। उसे आज इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि क्यों उसकी काम में जज्बात एहसासात की कोई जगह नहीं थी। ये चीज़ें इंसान को कमज़ोर करती थी, और वो कमज़ोर पहले तो नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल बेबस हो चुका था। खुद को संभालने के लिए वो सीट पर सर रखता गहरी सांस लेने लगा। तभी उसे नरम गरम सा खूबसूरत एहसास अपने कांधे पर महसूस हुआ। उसने फौरन से आंखें खोली तो उस्वा को अपने कांधे से सर टिकाए सोता देख उसके लब मुस्कुरा उठी। वो उस वक्त बहुत प्यारी मासूम सी लगती उसके बहुत करीब थी। सिरहान ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को प्यार से छुआ, जिनमें उसकी जान बसने लगी थी। पहले मुझे अपने बालों से घायल किया, फिर आंखों से वार करके जख्मी किया, अब ये मासूमियत और हसीन दिल दिखाकर मेरी जान ले रही हो। आखिर कितने हथियार छुपाए हुए हैं, बता दो। मैं तो पहले ही तुम्हारी मोहब्बत में मर चुका हूँ। रिपोंजल बहुत आहिस्ता उसके कान में मखमूर लहजे की सरगोशियां करता मुस्कुराया। तभी कुछ सोचकर उसने उस्वा का मोबाइल एहतियात से उठाया और उसमें जीपीएस चिपका दी, ताकि इटली से फिर वो जहाँ जहाँ जाए उसकी खैरियत सिरहान को मिलती रही। सच में? हाँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इस सफ़र में इतना प्यारा दोस्त मिल जाएगा नहीं पता था। खैर, पाकिस्तान वापस आ जाऊं तो मुझसे ज़रूर मिलने आना। मैं तुम्हें अपनी दादू से मिलवाऊंगी। वो भी तुम्हारी तरह बहुत फ़नी है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अपना ख्याल रखना। वक्त रुखसत था। वो खुशी से उसे अलविदा कह रही थी, और सिरहान की उदास आंखें बस उसे ही देखती जा रही थीं। वो तब तक इटली एयरपोर्ट पर उसके साथ रहा, जब तक वो हाथ हिलाते उसे देखकर अंदर नहीं बढ़ गई। सिरहान को आज पहली बार अपना बहुत खाली, तन्हा, नामुकम्मल सा लगा। जैसे उसके रहने तक उसकी तमाम खुशियाँ, मुस्कुराहट, हसीन रंग, जीने की उमंग थी, अब वो नहीं तो कुछ नहीं। उसने मन भर कदम उठाते टैक्सी ली और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। इटली के उन तमाम क्लब जाकर उसने सर्च किया जहां से लड़कियों को उठाकर कत्ल किया गया था, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। तभी उसने थक हार कर अपना मोबाइल निकाला। उस्वा को गए अब 4 घंटे गुजरने वाले थे, और अभी से उसकी एक एक पल की याद सिरहान को आ रही थी। उसने उस्वा का जीपीएस ट्रेस करनी चाहिए ताकि जान सके वो कहाँ तक पहुंची। लेकिन अगले ही पल उसे एक जोरदार झटका लगा। उसकी लोकेशन इटली का ही एक शहर बता रही थी। उस्वा इटली में है? उसका दिल ढक से रह गया। एक अजीब सी बेचैनी जो बेकरारी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी, तो वो ये थी। अपने धड़कते दिल के साथ वो तेजी से खड़ा होता वहां से भागा। बोल, कौन है तू? वो काफी देर से बेहोश थी। तभी किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उस पर उंडेल दी। वो हड़बड़ाकर चीखती हुई झटपटाने लगी। कौन हो तुम लोग? जाने दो मुझे, छोड़ो! वो रोते हुए चिल्लाने लगी। क्या तुम एक जासूस नहीं हो? बोलो, तुम्हें ही हमारे पीछे भेजा गया है ना? बोलो, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के। उन लोगों ने लैब कोट पहने हुए थे। वो करीब 4 मर्द थे, जिनमें काफी बूढ़ा मर्द उसका मुंह दबोचे बोल रहा था। नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। प्लीज मुझे जाने दी। वो खुद से रोते हुए बोली। ठीक है, ये ऐसे नहीं सच बोलेगी। इसे वही इंजेक्शन दो जो हम लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज कर रही हैं। अगर ये तजुर्बा इस पर काम कर गया तो हम सब पैसों में नहाएंगे।
और अगर मर गई तो इसकी लाश उसके मुल्क फेंकाना। वो बूढ़ा आदमी हंसता हुआ एक आदमी को इशारा करता बोला, जिसने पहले उस इंजेक्शन में हरे रंग की दवाई भर ली थी। क्या कर रही हो तुम लोग मेरे साथ? छोड़ो मुझे। उसवा के गले में कांटे आ गए। वो डर कर चीखने लगी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, जिससे वो बेबस सी तड़प रही थी। तभी एक धमाका हुआ, जिससे वहां के तमाम लोग डर गए। अचानक गोलियों की तेज आवाजें आती सुनाई दी। किसी ने हमला कर दिया। हमारा लैब कानूनी तौर पर लीगल है। किसकी हिम्मत हुई? बूढ़ा आदमी दहाड़ा। तभी मुंह पर भेड़िए का मास्क लगाए, हाथ में तलवार लिए एक लंबा सा नौजवान वहां आता। बोला, मास्क मैन हिम्मत से नहीं, अब अपनी तलवार से तुम लोगों को ऊपर पहुंचाएगा। ये कहता वो हवा में तलवार घुमाता उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगा। हर तरफ खून और इंसानों के जिस्म के टुकड़े देख उसवा की आंखें खौफ से फट गईं। नहीं, मुझे मत मारना, मैं बेकसूर हूं, प्लीज मुझे जाने दो। उसवा मास्क मैन को खुद के करीब आता देख दहशत जदा सी चिल्लाने लगी। चुप उसवा, ये मैं हूं, खान। तभी वो उसके मुंह पर हाथ रखता अपना मास्क उतारे उसकी रस्सियां खोलने लगा। उसवा तो पत्थर बनी सांस रोके उसे देख रही थी। तुम ठीक हो? वो अब उसका चेहरा हाथों में भरता दीवानगी के आलम में बोला। इसका मतलब ये लोग मुझे तुम समझकर उठा लाए? तो तुम जासूस हो? वो हैरत भरी आवाज में बोली। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था इन लोगों तक खबर पहुंच जाएगी और वो तुम्हें उठा लेंगी। सरहान नदामत से बोला। तभी उसवा ने जोर से उसके सीने पर हाथ मारकर उसे पीछे धक्का दिया। झूठे मक्कार आदमी, मुझे तुम बेवकूफ बनाती रही। मैं यकीन करती रही, भरोसा किया तुम पर, और तुमने इतना गंदा मजाक किया मेरे साथ। तुम्हारी वजह से मैं इस मुश्किल में फंसी। यहां तक मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आई। वो अब जोर जोर से चिल्ला रही थी। हाँ तो क्या करता? तुम्हें ये बताता कि मैं एक मिशन पर हूँ, जासूस हूँ। वो भी सदमे से चूर लहजे में बोला। देखो उसवा, हम बाद में बात करते हैं। इस वक्त यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये जगह खतरनाक है तुम्हारे लिए। वो प्यार से उसके पास आता बोला। तब वो धाड़ी, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, झूठा मक्कार। आखिर मैं क्यों मिली तुमसे? वो मुट्ठियां भीड़ते बोली। क्या तुम कह रही हो? तुम मुझसे मिलकर पछता रही हो? सरहान दुहाई देता सर पीटने लगा। उसवा को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बढ़ी और एक जोरदार लात उसे मार गई। ड्रामेबाज इंसान, वो इतना बोली जब कुछ आदमी आते गोलियां चलाने लगी। सरहान ने जल्दी से उसे खींचकर एक कोने में करते अपनी पनाह में ले लिया। आ गई बारात। कह रहा था बाद में बात करते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुननी ही नहीं है मेरी। वो नाराज हुआ, लेकिन उसके गुस्से से फूले चेहरे को देखकर उसे ढेरों प्यार आ गया। दिल आ गया है तुम पर, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता था? उसके चेहरे पर झुकता मखमूर लहजे में बोला। उसवा की आंखें हैरत में डूबी फैल गईं। गन चलानी आती है? अचानक वो बोला। इससे पहले वो कुछ कहती, सरहान उसवा की तरफ गन उछालता खुद भी फायर करने लगा। देखो उसवा, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं बीवी मुंह बनाकर ही बैठ जाए। उसवा मुंह खोले उसे देखने लगी, जो इस संगीन सूरत हाल में ऐसी शौखियां बिगा रहा था। भाड़ में जाओ तुम। तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं यहाँ दुश्मन की गोली खाकर मर जाऊं। वो जलती भुनती बोली। क्या तुम मुझे बगैर शादी की बेवा करना चाहती हो? हाय, मैं कैसे ये पहाड़ जैसी जवानी संभालूंगा? वो फिर दहाइयाँ देता बोला तो उसवा ने दांत पीसते कांच की बोतल उठाई, उसे मारी, जिसे वो एक हाथ से कैच कर गया। यार लग जाएगी। वैसे कसम से इस गुस्से में और भी हसीन लगती हो। दिल करता है खा जाऊं। अब वो भरपूर नज़रों से उसे देखता अलमारी की तरफ बढ़ा। यहाँ बहुत से इंपॉर्टेंट कागजात, फाइल्स, लैपटॉप रखे थे, जिनमें तमाम सबूत थे। उन्हें बैग में डालता हुआ उसवा की तरफ आया। चले मेरी जान। वो शरीर हुआ चांद के बच्चे। उसके बेहुदा लख्त पर जलकर वो एक जोरदार थप उसकी कमर पर लगा गई। हाय, मार दिया। अपनी कमर पर हाथ रखता वो रोते हुए बोला। नोटनकी मुंह बनाती उसके पीछे चल रही थी। तभी एक तरफ से आते आते 7 आदमी उन पर हमला बोल गए। उनके हाथों में गन थी। उसवा गन चलाओ। वो आदमी साथ ही हाथापाई करते चलाया। उसवा जो सहमी सी गन लिए खड़ी थी, उसकी हिम्मत ना हुई गन चलाने की, क्योंकि सामने साधान भी था। गोली अगर उसे लग जाती तो। उसवा क्या सोच रही हो? मारो। साधान अपनी तलवार से अब लड़ते हुए उन 7 आदमियों को अकेले झेल रहा था। वो चलाया। तभी उसने जोर से आंखें बंद की और गोली चला दी, जो सीधा सरहान के पीछे खड़े आदमी को लगी।
सरहान ने बाकी आदमियों के सर काटते उस्वा को डांट तलब नजरों से नवाजा। वाह मेरी शेरनी, क्या निशाना लिया, जरा सी गोली चूक गई और मेरे सर में सुराख कर देती। वाह, वो शानदार तराजू उसे भिगो भिगो कर मारने लगा। मैंने तुम्हारी तरह बेरहमी से लोगों को मारने की ट्रेनिंग नहीं ली। वो फिर लड़ने लगी। हाँ, काटने का काम तो हम दोनों का ही है। फर्क इतना है कि तुम प्यार से काट कर लोगों को बचाती हो, मैं बेरहमी से काट कर लोगों को खत्म करता हूँ। अपनी तलवार लहराता हुआ एक अदा से बोला और आगे चलने लगा। बहुत बड़ी जोकर हो तुम, समझ नहीं आता तुम जैसे नमूने को स्पेशल आर्मी ने भर्ती कैसे कर लिया। वो वायरस से उसके साथ चलती मजाक उड़ाने लगी। जी नहीं, मेरी इस खूबसूरत किरदार से सिर्फ आपकी वाकफियत है। ऐसी बेवकूफ़ियाँ और शौकियाँ सिर्फ आपके साथ से मुमकिन है। बस सबके लिए ऐसा नहीं। मेरे तमाम हसीन रंग सिर्फ आपसे हैं। दुनिया के लिए तो सरहान सिर्फ घोर मौत का अंधेरा है। एक पल को रुकता हुआ उसकी आंखों में देख जज्ब से बोला। उस्वा का दिल उसकी खूबसूरत आंखों को देख जोर से धड़का। तभी फिर से फायरिंग होने लगी। उस्वा जोर से चीखती उसके सीने से लगी। सरहान जल्दी से दीवार की साइड में होता अपनी गन उनकी तरफ किए अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिससे हर तरफ खामोशी छा गई। सरहान तो अब सांस रोके बस सीधा खड़ा था, क्योंकि उस्वा उसके वजूद से लिपटी खड़ी थी। उस्वा, तुम मुझे बहका रही हो। मैं अगर फिसल गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो खुमार भरी आवाज में बोला तो उस्वा जल्दी से उससे दूर हुई। बेशरम आदमी, मैं बहकाऊंगी तुम्हें? एक तो सर पर मौत नाच रही है और इस इंसान को बेहुदा बातें सूझ रही हैं। वो रोनी सूरत बनाए बोली। इसे बेहूदगी नहीं, रोमांस कहते हैं। मेरे लिए तो ये जगह भी तुम्हारे संग रोमांटिक लग रही है। हाय, काश इस वक्त कोई हुदूद, कोई शर्त, कोई पाबंदी आयद नहीं होती तुम्हारे मेरे बीच। तुम्हें बताता उस्वा कि सरहान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। वो झूम कर बोला तो उस्वा अपना जूता उतारकर उसे मारने को भागी। अब सरहान आगे भाग रहा था और उस्वा उसके पीछे जूता लहराती भागी आ रही थी। तभी उसका पैर मुड़ा। वो गिरने ही लगी कि सरहान के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया और एक झटके से उसे अपनी बाहों में भरते उठाई चलने लगा। दोनों की नजरें एक दूसरे को बस देख रही थी। जब वो दोनों बाहर निकल आए, उस्वा, यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं। तुम एयरपोर्ट की तरफ निकलो, मैं तुम्हें पाकिस्तान में मिलूंगा। अपना ख्याल रखना। वो उसे एक तरफ बिठाता उसके हाथ से जूता लेते पहनाते हुए बहुत मोहब्बत से बोला। नहीं, तुम भी चलो सरहान, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसका दिल बेख्तियार धड़कने लगा था। वो अब कैसे उसे छोड़कर जाने का सोचती। सरहान एक पल को ठहरकर उसकी आंखों में देखता, हल्का सा मुस्कुराया तो मोहब्बत की आग दोनों तरफ बराबर जलने लगी थी। अगर तुम साथ रहीं तो हार जाऊंगा उस्वा। मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन वादा करता हूं मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा। उसके माथे से अपना सर मस करते सरगोशी भरी आवाज में बोला। उस्वा की आंख से एक आंसू निकलता उसके गालों पर फिसल गया। सरहान ने कब ऐसे किसी को खुद के लिए रोता देखा था। वो हैरान ही रह गया। इससे पहले वो उसके आंसुओं को अपनी उंगली पर चुनता, वो जोर से उसके सीने से लगी, ऐसी कि दोनों के दिल एक दूसरे के सीने में पूरी रफ्तार से धड़क रहे थे। सरहान को लगा किसी ने उसकी जिस्म से रूह खींच ली हो। मैं इंतजार करूंगी, वादा किया है तुमने, याद रखना। इतना क्या। वो जल्दी से उससे दूर हुई और बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ती चली गई। सरहान को लगा उसका जिस्म बस वहीं रह गया, उसकी रूह तो उस्वा अपने साथ ले गई। 15 दिन होने को आए उसे वापस पाकिस्तान आके, लेकिन सरहान ना तो कोई आता मालूम होता और ना पता। हर वक्त उसकी याद और फिक्र उस्वा को एक अजियत में मुब्तला रखती। ना किसी को बोल सकती थी, ना दिल में रख पा रही थी। जब खुद से बेबस हो जाती तो वो फूट फूट कर रो देती। मुख्तसर लम्हों में वो उसके साथ रहा और ऐसे उसकी रूह से जुड़ गया जैसे हमेशा का साथ हो। कोई इतना अजीज कैसे हो जाता है। आंखें बंद किए वो कुर्सी से सर टिकाए उसे ही सोच रही थी। क्या बात है डॉक्टर उस्वा, कुछ दिनों से देख रहा हूं आप काफी चुप चुप उदास हैं। बोलती तो पहले भी कम ही थीं, लेकिन अब तो जैसे हर वक्त खोई खोई सी रहती हैं। डॉक्टर रेहान की जांचती नजरें उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थीं। कुछ नहीं, बस यूं ही थक गई हूं तो आपको ऐसा लग रहा है। उसे गुस्से से घूरती वो अपने कैबिन से ही चली गई। एक नंबर का चिपकू डॉक्टर था। उस्वा को वो कभी अच्छा नहीं लगा था। वो जैसे हॉस्पिटल से बाहर आई तो काली घटाएं छाई थीं। जल्दी से घर आती हुए अपने कमरे में बंद हो गई। मेरी बच्ची को लगता है किसी की नजर लग गई। दादी उसे उदास सा देखती शहरम से बोली। अम्मा, मुझे भी लगता है कोई बात है। जैसे उस्वा परेशान और उदास है, शहरम भी गहरे लहजे में बोली। वहीं तेज बारिश के साथ अब वो भी धुआंधार रो रही थी। रोते हुए उसकी कब आंख लगी पता ही नहीं चला। बेचैनी तो तब हुई जब उसे लगा कोई उसके कान के पास हल्की हल्की सरगोशी कर रहा है।
उसे नींद में हाथ पैर चलाए थोड़ी ही देर बाद फिर वही सरगोशियां। क्या है? वो नींद में जोर से चिल्लाई। तभी किसी ने भारी हाथ उसके मुंह पर रखते उसे हिलाया। अब उसवा की नींद भग से उड़ी। जैसे वो ख्वाब समझ रही थी वो हकीकत थी। कोई काला साया उस पर झुका उसका मुंह दबाए हुए था। उसकी आंखें खौफ से फट गई। तभी उस काले साई ने साइड लैंप जलाया तो उसवा की आंखें हैरत और फिर खुशी से नम हो गई। वो कोई और नहीं, सरहान था, जो तेज बारिश के सबब उससे मिलने आने की वजह से पूरा भीगता हुआ अब ठंड से कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में शौखी आवारा थी। कैसी हो मेरी रिपांजल? वो मोहब्बत से चोर लहजे में बोलता, प्यार से अब उसका चेहरा देख रहा था, जो सदमे से अब भी उसे देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सच में है या कोई ख्वाब है। फिर अचानक से उठती वो बेख्तियार उसकी सीने से लग गई। इस हादसाती हरकत पर सिरहान की खुद की आंखें भी फैल गईं। वो जल्दी से हाथ ऊपर करता जोर से आंखें मिट गया। या अल्लाह, ये लड़की तो जब्त आजमाने पर तली है। अल्लाह पाक, निकाह के बाद ये तमाम रोमांस मेरे हलाल खाते में लिख दीजिएगा। वो मुस्कुराहट सी सूरत बनाई ऊपर देखता बोला। वहीं उसवा जो उसी सीने से लगी रो रही थी, पीछे होती अब उसे मारने लगी। कहाँ थी इतने दिनों तक? नोट नक्की ड्रामेबाज, पकाए मैं कितनी परेशान थी, कितना रोई हूं मैं तुम्हारे लिए, कितने अजीब ख्यालात आ रहे थे तुम्हारे बारे में। तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है कि किसी को मोहब्बत का यकीन दिलाकर फिर यूं छोड़ जाने का अजाब किस तरह जानलेवा होता है। नींद और रोने की वजह से उसकी आंखें लाल गुलाबी होती और हसीन हो गई थीं। बिखरे लंबे बाल सरहान तो उसके बिखरे हुस्न को दीवानों की तरह निहारने लगा। उसवा, मेरा फर्ज पहली है और ये आसान नहीं। इसमें जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। और फिर मेरी मोहब्बत पर यकीन है ना? उसके चेहरे को हाथों में भरता हुआ मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, तुम्हारे मामले में मैं खुद को कमज़ोर, बेबस महसूस कर रही हूँ, बेसहारा, जिसके पास तुम्हारे अलावा जीने की कोई वजह नहीं। अगर तुम नहीं तो फिर मैं भी नहीं। उसके हाथों पर हाथ रखती वो मजीद उसके करीब होती बोली। उस पल दोनों के दिल शिद्दत एहसास के तहत जोर जोर से धड़क रहे थे। होशो हवास से बेनियाज बस एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। तभी सरहान मुस्कुराया। उसके गालों के डिंपल गहरे हो गए। हाय, मेरी फ्यूचर वाइफ इतनी रोमांटिक होगी, मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, शादी के बाद रोमांस बराबर का होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम प्यार करती रहो और मैं शर्माता रहूं। अचानक पटरी से उतरता वो अपनी शर्ट का कॉलर दांतों में दबाए नखी वाली महबूबा की तरह बोला। तो असवा जोर से हंसती और एक जोरदार थप उसकी कमर पर लगाई। बहुत ही बेशरम और बेहुदा इंसान हो तुम। उसकी शोखियों पर अपना सर पीटने लगी। इन लोगों का मकसद क्या है? तभी कुछ याद आते वो पूछने लगी। वो एक जहरीली दवा तैयार कर रहे थे, जिससे औरतों के जिस्म के जरिए वो मजीद आने वाली नई नस्ल तबाह कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब होने से पहले ही जहन्नुम वासिल हो गए और इस मिशन की बरकत से मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। वो फिर शरारती हुआ तो दोनों हंस दिए। उस रात सरहान जिस खामोशी से आया था वैसे चला तो गया, लेकिन अगले ही दिन वो अपने बाबा के साथ आता उसे हमेशा के लिए अपने नाम कर गया। उसवा की खुशी, उसके चेहरे की चमक शहरम और दादी की नज़रों से छुपी न थी। वो सब मामला समझते उसे पल में इस रिश्ते की हामी भर गए थे। फिर सरहान और तालिब की पर्सनैलिटी कुछ गज़ब दबंग जैसी थी। शहरम तो काफ़ी इम्प्रेस लग रहा था उनसे, लेकिन दादी सरहान पर पूरी तरह लट्टू हो गई थी। हाय माँ सबके, बड़े गबरू जवान हो माशाल्लाह, किसी की नज़र न लगे। ऐसा लगता है सीधा कोहे काफ से उतर कर आए हो। दादी उसके गाल खींचती शरारत से बोली। वहाँ परियों की काल पड़ गई थी दादू। मैं ज़मीन पर आया तो यहाँ आपकी परी मेरा दिल ले उड़ी। बस अब उसे भी अपने साथ ले जाना है। वो शरीर सा उसके कान के पास बोला तो वो हंसी। तालिब को भी उसवा बहुत पसंद आई और वो उसी पल सरहान के नाम की अंगूठी उसकी उंगली में पहना गए। शहरम साहब, अब से उसवा मेरी बेटी हुई। मैं चाहता हूँ बस इसी माह की आखिरी तारीख मैं एक शाम में मुख्तसर मेहमानों के साथ सादगी से उसवा को सरहान की दुल्हन बनाकर ले जाऊं। मुझे फजूल की रस्में और पैसों का ज़िया या शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। बाकी आपको जो ठीक लगे। कर्नल तालिब संजीदगी से बोले तो शहरम भी मुस्कुरा दिए। सच पूछें तो कर्नल साहब, मुझे भी ऐसी फजूल हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं और मेरी उसवा शुरू से सादा मिजाज है। उसे भी आपकी किसी बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। हम सादगी से निकाह करेंगे।
इस तरह दोनों फरीक़ैन के बाहमी इत्तेफाक से शादी की तारीख भी तय हो गई। वो खुश थी, बहुत खुश। तो सिरहान भी था। आजकल दिमाग पर उसवा की मोहब्बत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। उसने उसवा के लिए अपना लग्जरी अपार्टमेंट पूरी तरह चेंज किया, उसकी पसंद की तमाम चीज़ें खरीदी। और फिर वो दिन किया गया जब वो दुल्हन बनी। बहुत हसीन लगती उसकी खामोश दुनिया में चली आई। उसके अपार्टमेंट में कदम रखते ही वो हैरान रह गई। हर तरफ फूल ही फूल, डिम जलती लाइट्स, ढेरों गुलाब और मोमबत्तियों से की गई सजावट। उसवा को लगा जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में चली गई हो। वो कदम बढ़ाती आगे बढ़ी ही थी जब सिरहान ने पीछे से उसे अपनी गोद में उठा लिया और बहुत मोहब्बत से उसको के माथे पर अपने लब जब्त कर दिए। उसवा ढेरों अरमान चाहत लिए आंखें बंद कर गई। आखिर आज वो दिन आ ही गया था जब उन दोनों की तमाम दुआएं कबूल हो गई थीं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं के सदक़े में दोनों को एक दूसरे के नसीब में लिख दिया था। उसवा भी आगे बढ़ी और मोहब्बत से उसके माथे पर अपने लब रख गई। ढेरों सुकून और खुशी सरहान की रूह तक में उतर गए। जानती हो उसवा, मैंने माम के जाने के बाद खुद को एक बंद किले में कैद कर लिया था। कोई खुशी, कोई एहसास, कोई जज्बात मुझ पर असर नहीं करते थे। मैं जिंदगी को वतन पर कुर्बान करने की हमा वक्त तैयार रहता। न जाने कितने जिस्मों के टुकड़े किए। ऐसा कोई काम नहीं जिससे खौफजदा होकर मैं पीछे हटा। मेरा दिल बर्फ की तरह जम चुका था। जीने की कोई चाहत ही नहीं थी। लेकिन पहली बार जब तुम्हें देखा तो बस मेरे किले की तमाम दीवारें जमीन बोस हो गईं। मुझे मोहब्बत हो गई जिसका कभी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे कभी लगता था कि इस तन्हा अपार्टमेंट में मैं सारी जिंदगी यूं ही अकेला रहती, शायद ऐसे ही खामोशी से जिंदगी से चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे वजूद से एक दिन मेरी खामोश तन्हा अंधेरी जिंदगी में यूं बहार भी होगी, खुशियों का एहसास होगा, मेरा दिल किसी की मोहब्बत में धड़केगा। मैं तुम्हारे हसीन वादों पर ईमान ला चुका हूँ और अपना सब कुछ तुम्हारे सुपुर्द कर चुका हूँ। तुम्हारी खूबसूरत माँ मेरी आखिरी पनाह है। उसवा, क्या तुम भी वादा करती हो कि सारी जिंदगी यूं ही मेरे कदम से कदम मिलाकर चलोगी? वो आंखों में हसीन रंग लिए उसके सामने हाथ फैलाए बोल रहा था। उसवा उसके लफ्जों के जादुई सहर में डूबी बस उसे देख रही थी। तभी उसके हाथ को एक हाथ से परे करती वो उसके सीने से लग गई। सिरहान मुस्कुराता हुआ जोर से उसे अपनी बाहों में कस गया। दोनों के दिल इस वक्त तेज धड़कते एक दूसरे को सुनाई दे रहे थे। कितने ही लम्हे बीत गए। मोहब्बत और चाहे जाने का एहसास इतना खूबसूरत होता है, आज से पहले उन्हें कभी नहीं पता था। सिरहान ने उसवा का चेहरा हाथों में थाम लिया और बहुत नरमी से उसके लबों को अपनी कैद में ले गया था। उसके लबों की प्यास कम ही नहीं हो रही थी। वो ही नरमी से उसके लबों पर अपनी जबान फेरता उन्हें नम कर रहा था। यही काम वो न जाने कितनी बार करता रहा। मुसलसल उसके लबों को अपने लबों की मदद से खुश्क करता, फिर उन पर अपनी जबान फेरता उसके लबों को नम कर रहा था। यही अमल बार बार दोहराता वो उसवा को घबराने पर मजबूर कर रहा था। उसवा के कानों की लौ तक सुर्ख पड़ गई थी। वो हल्की हल्की कांपती उसके वजूद से ही लिपटी जा रही थी। दोनों अब गहरी गहरी सांस लेती मदहोश होती एक दूसरे की कुर्बत में गुम होने लगी थी। गहरी सांस भरने की वजह से उसकी खूबसूरत नशीबो फराज उसकी चट्टानी सीने से मस हो रहे थे सरहान पर। अब उसवा की कुर्बत और उसके हुस्न का खुमार छाने लगा था। उसके रुखसारों पर मौजूद दिलों पर अपनी जबान फेरता तो कभी वालेहाना अंदाज में उन्हें चूमता गीला कर रहा था। उसवा की हालत भी अब गैर होने लगी थी। उसने सरहान की शर्ट अपनी मुट्ठियों में भींच ली। सरहान उसकी छोटी सी नाक के साथ अपनी नाक मस करता। अपने एक हाथ से उसकी शर्ट की जिप खुल गया। तभी उसवा आगे बढ़ती प्यार से उसके खूबसूरत चेहरे के नुकूश को अपनी सुर्ख होंठों से चूमने लगी। वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था जिसे उसने टूट कर चाहते हुए अपनी आखिरी सांस तक उसे रब से दुआओं में मांगा था। सरहान को उसका लम्स गिदगिदा गया। वो मुस्कुराने लगा। उसवा भी अब हंसती हुई उसके दोनों हाथ थाम कर उसे पीछे कमर पर रखती, अब उसकी गर्दन पर जा बजा बोसे दे रही थी। एक भरपूर कहकहा कमरे की खामोश फिजा में गूंज गया। उसवा, मुझे गिबगिबी हो रही है, प्लीज नहीं करो। वो सर इधर उधर करता बोला। क्यों? क्यों किया था प्यार? सिर्फ तुम ही करते हो, मुझे भी तो तुम पर प्यार आता है, जान हो मेरी।
वो प्यार से उसके गाल खींचती, जोर से उसके गालों को दांतों में दबा गई। मेरे और तुम्हारे प्यार में फर्क है। मेरे लम्स में जुनून है, आग है, शिद्दत है, जबकि तुम्हारा प्यार बहुत सॉफ्ट और गुदगुदा देने वाला है। अपनी लाल होती आंखों से उसे देखता वो दीवानगी के आलम में बोला और जोरों से उस्मा के लबों को एक बार फिर चूमने लगा, इतना कि उस्मा की सांसें थम गई। तो फिर सारी जिंदगी यूं ही मुझसे मोहब्बत करना। हाँ, तुम अपनी दीवानगी, जुनून और आग लाना। मैं अपनी नरमी, चांद सी ठंडी चाहत से तुम्हें पुरसुकून कर दूंगी। उसका चेहरा अपने मुलायम हाथों में थामती वो प्यार से बोली तो सरहान को उस पल अपने इंतखाब पर मान और फख्र हुआ। वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाता उसकी सुराहीदार गर्दन को अपनी दहकते लम्स से जलाने लगा। उसवा और भी ज्यादा जोर से उसे अपने सीने में भींच गई। अगले ही पल सरहान अपने और उसके दरमियान की सारी पर्दे हटाता, उसकी गर्दन से धड़कनों तक अपनी जुबान फेरता, उस जगह को गीला करता गया और एक अलग ही सरूर को महसूस कर रहा था। सरहान की कसरती जिस्म के सामने वो नाजुक सी गुड़िया मालूम हो रहे थी। दोनों की प्यार भरी सिसकियां अब कमरे में हल्की हल्की गूंज रही थीं। उसकी जुनूनी ख्वाहिशात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगीं। नरम लबों के लम्स के साथ अब उसके जिस्म पर हल्के हल्के दांत शिद्दत से गाढ़ने लगा, जिससे उसवा के जिस्म पर कई खूबसूरत निशान बन गए। उसकी धड़कनों पर उसके दांतों के निशान वाज़ेह देखे जा सकते थे। उसकी धड़कनें मुकम्मल तौर पर उसकी शिद्दतों की वजह से सुर्ख हो गई थीं, लेकिन वो था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसवा की सिसकियों में एक मदहोशी थी, जिसको महसूस करके वो और ज्यादा टूट कर बरसता, दीवानगी की हदों को छू रहा था। मुकाबिल की शिद्दतों को सहते उसवा का पूरा बदन दर्द करने लगा। उसकी धड़कनों, पेट और गर्दन पर अब सुर्खी की जगह नीलाहट ने ले ली थी। आखिर को उसके सीने में मुंह छुपाए हाँफने लगी। सरहान को बर्दाश्त करना अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। वो उसका इतना ज्यादा वजन अपने ऊपर बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। सरहान ने अपना आधी से ज्यादा वजन उसकी धड़कनों पर डाला हुआ था। उसे सही से सांस नहीं लेते देखकर सरहान उसकी हाथ छोड़ता एक ही झटके में उसे कमर से मजबूती से पकड़ता अपने सीने पर लिटा गया। इस अचानक उठाव में उसफा की नज़र घड़ी पर पड़ी, जहां सुबह होने में कुछ ही टाइम रह गया था। वो पूरी रात उस पर अपनी शिद्दतें नछावर करता रहा। टाइम को देखते उसफा ने सरहान को घूरा, जिस पर उसका बरजस्ता कहकहा कमरे की जीनत बना। वो पूरी रात उसकी रूह का हिस्सा बना रहा था, लेकिन आंखों की सुर्खी अब भी वाज़ेह थी। उसका कहकहा सुनते उसफा ने अपने मोतियों जैसे दांत शिद्दत से उसके कुशादा सीने में गाड़े, जिस पर सरहान की दर्द भरी कराह बेसाख्ता थी। उसकी दर्द से भरी कराह सुनकर उसफा मुस्कुराते हुए और ज्यादा शिद्दत से अपने दांत उसके सीने में गाड़ने लगी। उसकी काटने की वजह से सरहान के सीने पर दांतों के निशान से एक घड़ी सी बन गई। बहुत जालिम हो उसफा। उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त करता, उसकी धड़कनों को एक हाथ से बेबाकी से छूता, गंभीर आवाज में बोला। उसकी इस हरकत पर उसफा की रंगत सुरखंगारा हुई। अच्छा, और जो मुझे काट काट कर मेरा हश्र किया वो क्या? उसके हाथों की बेबाकियों पर थक कर गहरा सांस लेती रो देने को हुई। तुम हो ही जैसे मलाई, सॉफ्ट, मीठी सी, मुंह में रखते ही घुलने लगी। आंख दबाती वो शरारत से बोला, जिस पर दोनों खिलखिलाकर हंसी, एक दूसरे का खूबसूरत और भरपूर। साथ पाकर वो खुशी उनके चेहरे और लहजे से फूट रही थी। वो बहुत अनोखी और दिलनशी थी। 5 साल बाद गोलू बोलू, मेरे बेटे को क्या चाहिए, भाई या बहन? सरहान लैपटॉप गोद में रखे सोफे पर सीधा लेटा था, जबकि उसवा उसके पेट पर सर रख के अपने 4 साला बेटे से बोली। सरहान ने जल्दी से नजरें सामने से हटाते पहले अपनी लाडली बीवी, फिर जान से प्यारे बेटे को देखा, जो मुंह बनाई इन दोनों को ही देखता शायद ड्राइंग कर रहा था। उसवा के लंबे घने बाल सरहान की सीने पर बिखरे थे, जिन्हें वो काम के दौरान प्यार से हाथों में लेता, वक्तन फवक्तन चूम लेता। भाई बहन ये कहाँ से आएंगे? गोलू आंखें छोटी किए मुंह बनाए बोला। ये वहीं से आएंगे, तुम आए हो, छोटे प्यारी सी, यानी मेरी पेट सी, वो मासूमियत से बोली। सरहान माँ बेटी की बातों को चुप सुन रहा था। पेट से मम्मा, आपने इन्हें खा लिया? गोलू अब जी भरकर हैरान हुआ। नहीं मेरी जान, ये तो एक परी थी जो आई और मुझे दी गई, जैसे तुम ही मुझे भी कर गई। वो प्यार से उसकी चेहरे को चूमती बोली। परी? कौन परी? गोलू के सवाल हैरान कुन थे। तेरा बाप परी, तभी सरहान की गंभीर आवाज गूंजी। उसवा की तो आंखें फट गईं। उसने घूमकर सरहान के मुंह पर हाथ रख दिया।
तुम बेशर्म आदमी, कभी नहीं सुधर सकती। या अल्लाह, वो दोनों बाप बेटी से आजीजाती उठकर चली गई। तो आप परी है आपके पास में, मैं कहाँ से आया, आपने मम्मा के पेट में मुझे कैसे पहुंचाया। वो बाप की तरफ तोपों का रुख मुड़ गया, जिससे सरहान एक पल को ठंडी सांस भर कर रह गया। देख यार, मैं तुझे ज़रूर बताता, लेकिन मैं समझाऊंगा तुझे समझ नहीं आएगी। उसके लिए तुझे कम से कम मेरे कद तक पहुंचना ज़रूरी है। वो संजीदगी से बोला, जिस पर गोलू भी बहुत समझदारी का मुजाहरा करते बाप की बात को चुप सुन रहा था। ठीक है, वो ये कहता उठा और बाप से हैंडशेक करता चला गया। सरहान वहीं हल्का सा मुस्कुराता अब अपनी जान से अजीज बीवी को ढूंढने निकल पड़ा, जो जरूर किसी कोने में बाप बेटे से छुपी बैठी होगी।